अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर में भी सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने माइक्रोबायोलॉजी का जो लेक्चर स्टार्ट किया था जी, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कल्चर। ठीक है जी, हमने कल्चर मीडिया पढ़ा, फिर उसमें नेचुरल कल्चर था जिसमें बीफ ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट एगर, एनरिच मीडियम, ब्लड एगर, चॉकलेट एगर, सिलेक्टिव मीडिया, मैनिटोल साल्ट एगर, ईएमबी, डिफरेंशियल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया वगैरह हमने पढ़े थे। फिर हमने बैक्टीरियल कल्चर को स्टार्ट किया। बैक्टीरियल कल्चर क्या होता है? बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द लेबोरेटरी, दे आर रेफर्ड टू एज ए कल्चर। मतलब हम लोग लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसको बैक्टीरियल कल्चर्स का नाम दिया जाता है। फिर इसमें हमने कुछ प्योर कल्चर्स पढ़े, फिर मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर पढ़ा, फिर हमने मटेरियल्स पढ़ा, फिर स्टूडेंट डायरेक्शंस वगैरह क्या थी। ठीक है, पोर टेक्निक क्या होती है, पोर प्लेट टेक्निक, स्प्रेड प्लेट मेथड क्या होता है, एनरिच कल्चर मीडिया क्या होता है, ये हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक्स स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है? दिस इज द ग्राम स्टेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेन, ये मेथड क्या होता है, फिर इसका रिजल्ट क्या आता है। फिर सेकंड पढ़ेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है जी, सबसे पहले दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज बट नॉट अ फुली अंडरस्टूड टेक्निक, वेरियस थ्योरीज पुट फॉरवर्ड आर। मतलब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली थ्योरी है, लेकिन अभी तक ये फुली अंडरस्टूड नहीं है। इट हैज़ बिन शोन दैट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कंटेन सब्सटेंसेस नोन एज मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट विच ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे विल रिएक्ट एज ए ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो वो ये कह रहा है ग्राम पॉजिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट होता है, विच ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे विल रिएक्ट एज ए ग्राम नेगेटिव। तो जब उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डाला जाता है तो ग्राम पॉजिटिव वो शो करते हैं। When iodine is applied for staining with crystal violet or another stain of that group, a compound is formed which is insoluble in water but soluble in alcohol. It is said that the more permeable the organism, the more likely it is gram negative, since the acetone or alcohol has easier access to the compound which it will dissolve. वो ये कह रहे हैं कि जब हम आयोडीन को ग्राम नेगेटिव में डालेंगे तो वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर देगा। ठीक है, क्यों ये देगा? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जो कि वाटर में इंसोल्युबल होगा और अल्कोहल में सॉल्युबल होगा, और जितना ज़्यादा वो ग्राम नेगेटिव होता उतने ही एसीटोन अल्कोहल वगैरह इजीली उसमें एब्जॉर्ब होते जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो थ्रू दैट द pH ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज़ एट लीस्ट सम इन्फ्लुएंस ऑन द रिएक्शन। वो ये भी कह रहे हैं कि जो pH होता है किसी भी चीज़ का वो भी रिएक्शंस पे असर करता है। Gram positive bacteria have more acidic cytoplasm and this is increased by the addition of iodine. According to the school of thought, it is acidity of the cytoplasm which helps the organism to retain the stain. और वो यही कह रहे हैं कि pH जब वो इतना इफेक्ट करती है कि जो साइटोप्लाज्म की pH है यही बेसिकली उसकी स्टेनिंग में भी हेल्प आउट कर रही होती है। मेथड क्या होता है? Make a thin smear of the material culture, let it dry at room temperature. Heating should be avoided at this interfere with the staining reaction. आपने क्या करना है? एक स्मीयर बना देनी है, एक तह लगा देनी है मटेरियल की। उसके बाद क्या करना है? आपने उसको
रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई होने देना, उसको हीट नहीं करना। पास द स्लाइड थ्रू अ फ्लेम वंस और ट्वाइस अंटिल इट फील कंफर्टेबल वार्म ऑन द बैक ऑफ द हैंड। फिर आपने क्या करना है कि उसको एक दो बार हीट के ऊपर से गुजारना है बस। प्लेस द स्लाइड ऑन द रैक एंड फ्लड विद द क्रिस्टल वॉयलेट एंड जेंशियन वॉयलेट स्टेन फॉर अ मिनट। फिर आपने क्या करना है, स्लाइड को अपने रैक के ऊपर रख देना है, फिर उसके ऊपर जेंशियन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को गिरा देना है। वॉश ऑफ द स्टेन विद अ ग्राम और लोगस आयोडीन एंड लीव द स्लाइड कवर्ड विद आयोडीन फॉर 1 मिनट। आपने क्या करना है, आयोडीन को उससे वॉश करना है और फिर 1 मिनट के लिए उसको कवर कर देना है आपने। रिंस इट विद वाटर, उसको पानी के साथ धो देना है। पोर ऑन एसीटोन अल्कोहल टिल नो मोर वायलेट कलर कम्स फ्रॉम द स्लाइड, और आपने अल्कोहल उसके ऊपर तब तक गिराते रहना जब तक वायलेट कलर दोबारा शो ना हो। फिर उसको पानी से धोएं। स्टेन विद वन ऑफ द फॉलोइंग काउंटर स्टेन, सैफ्रनिन, न्यूट्रल रेड और 110 कार्बोफल्शिन। तो फिर आपने क्या करना है, उसको स्टेन कर देना है सैफ्रनिन, न्यूट्रल रेड या 110 कार्बोफल्शिन के साथ। फिर उसको वाटर से धो देना है, उसको खुश्क होने देना है, उसको छोड़ देना है वर्टिकली ताकि वो वर्टिकली, और बाय बॉटलिंग इट विद फिल्टर पेपर, या फिर उसको बॉटल के अंदर हैंग कर देना है फिल्टर पेपर के साथ। रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट आफ्टर डीकलराइज दे अपीयर वॉयलेट इन कलर। होगा क्या, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर देंगे, ठीक है, और द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आर डीकलराइज एंड टेक अप द काउंटर स्टेन एंड देयरफॉर अपीयर पिंक इन कलर। और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो डीकलराइज हो जाएंगे और वो काउंटर स्टेन ले लेंगे, इसलिए पिंक कलर हो जाएंगे। क्रिस्टल वॉयलेट 0.5% सोल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। फिर आपने क्या करना है, क्रिस्टल वाटर को लेना है, क्रिस्टल वॉयलेट को लेना है 0.5% सोल्यूशन वाटर के अंदर। फिर आयोडीन 10 ग्राम लेनी है, आयोडीन 20 ग्राम पोटाशियम लेना है, पोटाशियम आयोडाइड इन 1000 ml ऑफ द डिस्टिल वाटर। डिजॉल्व द पोटाशियम आयोडाइड इन 250 ml। पोटाशियम आयोडाइड को आपने 250 ml वाटर में डिजॉल्व करना है एंड देन ऐड 10 ग्राम ऑफ आयोडीन। फिर उसमें 10 ग्राम आयोडीन डाल देनी है एंड डिजॉल्व अप टू द 1000 ml। फिर उसको 1000 ml तक फिल कर देना है। मिक्सचर ऑफ द एसीटोन अल्कोहल, फिर उसका जो मिक्सचर होगा वो अल्कोहल और उसको एसीटोन से मिक्स कर देना है। काउंटर स्टेन 1 ग्राम न्यूट्रल रेड, 2 ml 1% एसिटिक एसिड, डिस्टिल वाटर टू मेक 1000 ml। सैफ्रनिन के साथ अगर करेंगे तो 1.7 ग्राम सैफ्रनिन, 50 ml अल्कोहल और 500 ml डिस्टिल वाटर। और अगर डिल्यूट कार्बोफल्शिन के साथ करेंगे तो 110 डिल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग कार्बोफल्शिन। ये उसका एक तरीकाकार है जिस तरीके से आपने स्टेन को करना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को। नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसे हम जेहल नेल्सन स्टेन भी कहते हैं। दिस स्टेन इज अनदर मेथड ऑफ कैटेगराइजिंग सर्टेन बैक्टीरिया। ये एक अलग मेथड है स्टेनिंग का जिसमें हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट डीकलराइजेशन बाय एसिड एंड अल्कोहल, जिससे उनकी कैपेसिटी का पता चलता है कि वो डीकलराइज होना कितना रेजिस्ट करते हैं अल्कोहल से। A very strong stain is used basic fusion in a phenol solution and heat is applied in order that the stain can penetrate the waxy covering of the bacteria। तो फिर क्या करते हैं हम उसको कि एक फर्शिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन है, फिनॉल सोल्यूशन के अंदर उसे फिर हीट करते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं, और उससे होता क्या है कि वो जो स्टेन होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है किसमें, जो वैक्सी कवरिंग होती है बैक्टीरिया की उसके अंदर। मेथड, मेक अ स्मीयर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल है उसका एक स्मीयर बना दें, तय बना दें, एंड अलो ड्राइंग एट रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे ड्राई होने दें। फ्लड द होल स्लाइड विद स्ट्रॉन्ग कार्बोफल्शिन, फिर जितना भी जो स्लाइड है उसको फ्लड कर दें, मतलब उसके ऊपर बहा दें कार्बोफल्शिन को। फिर उसको जेंटली आहिस्ता से हीट करें अंडरनीथ द स्लाइड अंटिल स्टीम इज सीन, फिर स्लाइड में से जब तक स्टीम निकलना ना शुरू हो जाए उसको हीट करें। एंड सीन राइजिंग फ्रॉम द स्लाइड, रिंस इन वाटर एंड फ्लड विद द स्लाइड विद 25% सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसको पानी के साथ धोएं
और 25% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको वॉश करें। लीव द अंटिल द स्मीयर इज पेल पिंक इन कलर, और उसको छोड़ दें जब तक वो पेल पिंक कलर का ना हो जाए। रिंस इट विद वाटर एंड पोर अल्कोहल फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर उसको पानी के साथ धोएं और उसके ऊपर कुछ मिनटों के लिए अल्कोहल को गिरा दें। काउंटर स्टेन विद मैला शीट ग्रीन एथिलीन ब्लू, फिर काउंटर स्टेन गिरा दें उस पर मैला शीट ग्रीन एथिलीन का, ब्लू और पिक्रिक एसिड का। फिर ड्राई करें स्लाइड को वर्टिकली, डू नॉट ब्लॉट ड्राई एज द ट्यूबरकल ऑर्गेनिज्म मे गेट अटैच टू द पेपर एंड लेटर मे गेट ट्रांसफर टू द अनदर स्लाइड। तो उसको आपने हीट नहीं करना, उसको सिर्फ वर्टिकली ड्राई करना है, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा? द ट्यूबरकल बैसिलस रेजिस्ट डीकलरिंग बाय एसिड एंड अल्कोहल, it will remain bright red while all other organism and material will take on the color of the counter stain। तो ट्यूबरकल बैसिलस जो है ये रेजिस्ट करेगी डीकलराइजिंग होना अल्कोहल से, और ये ब्राइट रेड ही रहेगी। हालांकि इसके अलावा जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो मटेरियल होगा वो कलर ले लेगा किसका? काउंटर स्टेन का। ये हमारी स्टेनिंग टेक्निक ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। आइए वायरसेस को पढ़ते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और इसकी मज़ीद तफसीलात तो आपने कोरोना वायरस के दिनों में पढ़ भी ली होंगी, समझ भी ली होंगी। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है बैक्टीरिया की तरह का, जैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इसी तरह वायरस भी एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और ये हमारी फ़िज़ा में, हमारी सॉइल में, हर जगह पे पाया जाता है। और बहुत सारे वायरसेस ऐसे भी हैं जो बहुत सारी बीमारियाँ भी कॉज करते हैं, कुछ वायरसेस हैं वो बीमारियाँ कॉज नहीं करवाते। आइए वायरस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन। वायरस एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जहर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स विच मीन दैट दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। वायरस जो है ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी होस्ट में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना अगर ये किसी होस्ट में नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन या मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट। वायरसेस जो हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ एदर डीएनए और आरएनए, या तो इनमें डीएनए होता है या इनमें आरएनए होता है। रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और इनकी रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग सेल्स में ही हो सकती है जो इनका होस्ट होगा। एंड यूज़ द बायोसिंथेसिस मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, और ये जो इसका होस्ट सेल होगा ये उससे ही सारी की सारी मशीनरी को लेगा, और मशीनरी को लेने के बाद उसको यूज़ करेगा और रिप्रोडक्शन करवाएगा। एंड टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ विरियन कंटेनिंग वायरल जीनोम एंड ट्रांसफर देम टू द अदर सेल्स। और ये सारी रिप्रोडक्शनरी चीज़ें होती कैसी हैं कि इसमें जो इसका विरियन होता है, विरियन वायरस के उस हिस्से को कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं जिसके अंदर जीनोम होता है, कि वायरस ने अगर रिप्रोड्यूस होना है तो ये अपना विरियन जो है वो होस्ट सेल को देगा और होस्ट सेल उसकी मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो फिर वैसे ही वायरसेस बनेंगे। सेल एंड वायरसेस स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, यूकेरियोट्स आल्सो कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। रिप्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जेनेटिक कोड डीएनए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी यस। रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट यस। चेंज ओवर टाइम यस। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी क्या है जी? वायरस को कब डिस्कवर किया गया? इन द लेट 1800s botanist had been trying to find the cause of the tobacco mosaic disease। 18वीं सदी के आखिर में जो तंबाकू का पत्ता होता है, बॉटनिस्ट जो लोग थे पौधों को मतलब जो स्टडी करते हैं, उन्होंने जो तंबाकू का पत्ता था उसको स्टडी करना शुरू किया
कि ये पत्ता ख़राब कैसे हो जाता है। तो तब उनको क्या पता चला, इन 1892 में डी एवानोस्काई ट्राई टू फिल्टर द सैप ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। उसने क्या किया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट जो है उसके सैप को फिल्टर करने की कोशिश की। फिल्टर कैपेबल ऑफ रिमूविंग पार्टिकल द साइज ऑफ ऑल नॉन बैक्टीरिया। तो फिर क्या हुआ कि उस फिल्टर में से जितने बैक्टीरिया पता थे वो सारे के सारे फिल्टर हो गए और पीछे भी एक चीज़ बच गई। ठीक है जी। अब इसकी शेप्स की अगर बात करें, वायरसेस में अपीयर इन सेवरल शेप्स। इसकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती है। नंबर वन हेलेक्स शेप। द हेलेक्स इज अ टाइटली वाउंड कॉइल resembling a corkscrew or spring virus of rabies and tobacco mosaic viruses have helical symmetry। तो हेलिक्स का मतलब है गोल गोल और ऊपर की तरफ रिवॉल्व होने वाली चीज़। तो ये जो हेलिक्स है ये बहुत टाइटली आपस में कॉइल वाउंड होता है, रिजेंबलिंग अ कॉर्कस्क्रू और स्प्रिंग, जैसे कि एक स्प्रिंग होता है वो ऐसे रिवॉल्व होता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसी तरह ये हेलिक्स की शेप होती है। और जिन वायरसेस की शेप हेलिक्स होती है उसमें एक रैबीज़ वायरस आता है, टोबैको मोज़ैक वायरस आता है। ठीक है, इन दोनों का हेलिकल सिमेट्री शेप होती है। नेक्स्ट है अकूजा हेड्रॉन। अकूजा हेड्रॉन इज अ पॉलीहेड्रॉन विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस and 12 corners। Herpes simplex and polioviruses have accusahedral symmetry। पहली है हेलेक्स, ये है रैबीज एंड टोबैको मोज़ैक वायरस। दूसरी है अकूजाहेड्रॉन। इसमें पोलियो वायरस आता है और दूसरा इसमें हर्बीज सिंप्लेक्स वायरस आता है। अच्छा, ये हेलिक्स किस तरह की होती है? ये है हेलिक्स शेप। फिर दूसरी आती है अकूजाहेड्रॉन। नंबर थ्री पे है कॉम्प्लेक्स। A combination of helical and icosahedral symmetry is described a complex. Some bacteriophages have complex symmetry. They have a icosahedral head and a collar and a tail assembly is shape of a helical sheath। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है जी, ये तीन शेप्स उन्होंने यहाँ बताई हुई, मैंने आपको लिख के बना के दिखा दी। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। All viruses consist of two basic components. Number one, a core of nucleic acid
एक वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लिक एसिड होगा उसे जीनोम बोलेंगे, एंड द नंबर 2 इज अ कोट ऑफ प्रोटीन नोन एज कैप्सिड, और दूसरा वो जो उसके ऊपर एक कैप्सूल टाइप एक स्ट्रक्चर होगा, कोटिंग हुई होगी उसके वायरस की, उसको कैप्सिड बोलेंगे। जीनोम क्या होगा? जीनोम कंटेन एदर डीएनए और आरएनए, जीनोम के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। द न्यूक्लिक एसिड अक्कर इन डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा वो या तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा या सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। द जीनोम में बी फोल्डेड, कंडेंस और कॉइल्ड, लेकिन ये जीनोम है ना तो ये फोल्ड किया जा सकता है, ना कंडेंस हो सकता है, ना ही कॉइल हो सकता है। फिर है कैप्सिड, द कैप्सिड प्रोटेक्ट द जीनोम। अब ये जो जीनोम है, इस जीनोम के जो ऊपर है वो क्या होता है? जीनोम के ऊपर एक कैप्सिड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कैप्सिड, जो इस जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो गिव शेप टू द वायरस, इस वायरस को शेप भी देता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल अकूजाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। हेलिकल अकूजाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। फिर आते हैं कैप्सोमर्स क्या होते हैं। जनरली दैट कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। अच्छा, जो अब वायरस के जीनोम के ऊपर कोटिंग होगी, वो कोटिंग जो है वो कैप्सिड कहलाएगी। अच्छा, अब ये कोटिंग बनी किस चीज़ की होगी? प्रोटीन की ना। अच्छा, ये प्रोटीन के जो यूनिट्स होंगे छोटे छोटे जिनसे मिलकर ये पूरा कैप्सिड बनता है, उन यूनिट्स को बोलेंगे कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स whose organization yield the symmetry, the number of the capsomer is characteristic for a particular virus। और ये जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स होंगे ना, ये ही बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस की पर्टिकुलरली उसका फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होंगे। एग्जाम्पल आता है कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस इज मेड अप ऑफ 162 कैप्सोमेर्स। अब ये जो हर्पीज वायरस है, अकूजाहेड्रॉन जिसकी शेप होती है, इसमें जो कैप्सोमर्स होते हैं वो 162 कैप्सोमर्स होते हैं। कैप्सिड्स ऑफ एडिनोवायरसेस व्हिच कॉज कॉमन कोल्ड इज मेड अप ऑफ 252 कैप्सोमर्स। अब जितने ज़्यादा कैप्सोमर्स ज़्यादा होंगे, जाहिर बात है उसकी कोटिंग, उसकी शील्ड उतनी ही मजबूत होगी। तो दो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, हर्पीज वायरस के 162 कैप्सोमर्स होते हैं, और दूसरा जो है वो हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस जो है उसके 252 कैप्सोमेर्स होंगे। एनवेलप, मैनी वायरसेस आर सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एंड एनवेलप। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनको वायरसेस एनवेलप हुआ होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड इज सिमिलर टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं और ये सिमिलर होते हैं होस्ट ऑफ मेम्ब्रेन की होस्ट से, एक्सेप्ट दैट इट इंक्लूड वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट। इससे एक्सेप्ट के ये मतलब वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट होते हैं। इन सम वायरसेस एज इन्फ्लुएंजा एंड मीजल वायरसेस द एनवेलप कंटेन फंक्शनल प्रोजेक्शन नोन एज स्पाइक्स। और ये जो एनवेलप होता है इसमें बाजुकात स्पाइक्स भी बने होते हैं, जैसे मीजल वायरस के अंदर बने होते हैं। द स्पाइक ऑफन कंटेन एंजाइम टू सीज द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल। और यही स्पाइक्स जो होते हैं इनमें एंजाइम भी होता है जो क्या करता है, वायरस के अटैचमेंट करवाता है होस्ट सेल के साथ। एनवेलप्ड वायरसेस मे लूज देयर इनफेक्टिविटी व्हेन द एनवेलप इज डिस्ट्रॉय। और जब ये एनवेलप डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर जो वो वायरसेस होंगे वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। ऑल्सो व्हेन द एनवेलप इज प्रेजेंट, और जब एनवेलप प्रेजेंट होगा, सिमेट्री ऑफ द कैप्सिड मे नॉट बी अपीयरेंट सिंस द एनवेलप इज जनरली लूज फिटिंग स्ट्रक्चर। और एक और बात यहाँ याद रखनी है आपने कि जिस वायरस के ऊपर एनवेलप चढ़ा हुआ होगा उसकी सिमेट्री, उसकी शक्ल वगैरह वाजिया नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो एनवेलप होता है ये लूज शेप में होता है। फिर नेक्स्ट है विरियन, अ कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड विरियन। मतलब एक वायरस जो होस्ट सेल से बाहर मौजूद हो उस सारे के सारे को विरियन कहते हैं। विरियन लैक द केमिकल मशीनरी फॉर जेनेटिक एनर्जी एंड सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जो विरियन होता है इसके पास रिप्रोडक्शन या किसी भी
काम के लिए केमिकल मशीनरी नहीं होती। देयरफॉर दे मस्ट रिलाई ऑन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोनेंट ऑफ द होस्ट। इसीलिए फिर जो ये क्या है, केमिकल और स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है होस्ट के, ताकि वो रेप्लिकेट हो सके। वी शैल एग्जामिन हाउ दिस टेक प्लेस नेक्स्ट। और हमें ये देखना पड़ेगा कि वायरसेस इसको कैसे कर रहे हैं। विरियोइड्स आर टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड नोन एज cause several diseases of plants and thought to be involved in human and animal diseases। तो विरियोड्स जो है ये बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड्स के, टू नो सीवियर डिजीजेज, जो कि प्लांट्स और एनिमल में सीवियर डिजीज काज करवा रहे हैं, और ह्यूमंस में भी ये डिजीज जो है वो काफ़ी हद तक फैल रही हैं। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटीन। प्रियॉन्स एक ऐसे इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीज़ें हैं जो प्रोटीन से जिनकी बनी होती है। रिसर्च इंडिकेट दैट प्रियॉन्स आर नॉर्मल। रिसर्च ने बताया है कि प्रियॉन जो है वो नॉर्मल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली, जो कि गलत तरीके से फोल्ड हुए होते हैं। प्रियॉन्स कुड कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज़। प्रियॉन जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कर सकते हैं, मतलब आपके न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच एज ए मैड को डिजीज़ एंड स्क्रैपी। और मैड को डिजीज़ भी एक डिजीज़ है जो कि काऊ में होती है, तो वो भी हो सकती है। अब आ गया वायरल जीनोम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। वायरल जीनोम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। द जीनोम रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट डीएनए वायरसेस टेक प्लेस इन द सेल न्यूक्लियस। तो जो जीनोम की रेप्लिकेशन है वो, या फिर डीएनए की वायरसेस की रेप्लिकेशन है, वो होती कहाँ पर है? होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। मोस्ट डीएनए वायरसेस आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल। और ज़्यादातर जो डीएनए वायरसेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? होस्ट सेल के डीएनए पे या आरएनए पे। एंड आरएनए प्रोसेसिंग मशीनरी, द वायरल जीनोम मस्ट क्रॉस द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू असेस दिस मशीनरी। द डीएनए में भी डबल स्ट्रैंडेड और सिंपल स्ट्रैंडेड। तो वो ये कह रहा है कि जब काम ही न्यूक्लियस के अंदर होना है तो फिर वायरस को कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले तो सेल के अंदर, फिर न्यूक्लियस के अंदर। अब आरएनए वायरसेस क्या है? दीज वायरसेस आर यूनिक बिकॉज देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कोडेड इन आरएनए। ये जो वायरसेस हैं ये बहुत यूनिक होते हैं और इनकी सारी की सारी कोडिंग आरएनए पे पड़ी होती है। रेप्लिकेशन यूजली टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन उनकी रेप्लिकेशन जो साइटोप्लाज्म में होती है। आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जैसे डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। फिर है सेंस, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। वायरल आरएनए इज आइडेंटिकल टू वायरल एमआरएनए एंड thus कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट सेल। तो जो वायरल आरएनए है वो वायरल एमआरएनए के आइडेंटिकल ही होता है, पहचान लेता है उसे, और एंड thus कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट सेल। तो फिर ये क्या होता है? तो इमीडिएटली उसकी ट्रांसलेशन कर देता है होस्ट सेल में। नेगेटिव सेंस, viral RNA is complementary and to mRNA and thus must be converted to positive sense RNA by an RNA polymerase before translation। तो वो ये कह रहे हैं कि बाजू का जो वायरल RNA होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके? mRNA के। and thus must be converted to positive sense RNA by an RNA polymerase। और ये फिर क्या करेंगे? आरएन नेगेटिव सेंस से बाद में उसको पॉजिटिव सेंस बना देंगे। किस तरह? आरएनए पॉलीमरेज के ज़रिए। ठीक है। डीएनए नोमेनक्लेचर इज सिमिलर टू आरएनए नोमेनक्लेचर। अच्छा, इनके जो नेमिंग, नाम रखने का अमल है वो डीएनए और आरएनए के दोनों में सेम है। इज दैट द कोडिंग स्ट्रैंड फॉर द वायरल आरएनए इज कम्प्लीमेंट्री टू इट नेगेटिव एंड द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये इसकी कॉपी होती है किसकी? पॉजिटिव की। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, दीज रेप्लिकेट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट कर देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को,
और ये क्या करते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए की टेम्पलेट बनाने में हेल्प आउट करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कंटेनिंग आरएनए जीनोम यूज एज अ डीएनए इंटरमीडिएट टू रेप्लिकेट। तो फिर ये जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग होती है वायरसेस की, ये क्या करते हैं, डीएनए की जीनोम यूज एज अ डीएनए इंटरमीडिएट टू रेप्लिकेट। और जो दूसरे होते हैं कंटेनिंग डीएनए जीनोम यूज एज अ आरएनए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन। बोथ टाइप यूज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दोनों जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यूज़ करते हैं टू कैरी आउट द न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जेशन। तो फिर इससे क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कन्वर्ज हो जाता है। क्लासिफिकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन जो है वो वायरसेस की डाइवर्सिटी को बताती है बाय नेमिंग एंड ग्रुपिंग दैम। इनको नाम और ग्रुप रख देने से ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन 1962 में एंड्री लोवाफ एक साइंटिस्ट था, दूसरा रॉबर्ट हॉर्न और तीसरा पॉल टर्नर वर द फर्स्ट टू डेवलप अ मीन ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। इन तीनों ने मिलकर 1962 में सबसे पहले वायरस की क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड ऑन द लीनियर हायरार्कियल सिस्टम। और उस किस सिस्टम पे बेस करके उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी, वो था लीनियर हायरार्कियल सिस्टम। दिस सिस्टम बेसिस क्लासिफिकेशन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये बेस करती है फाइलम पे, क्लास पे, ऑर्डर पे, फैमिली पे, जीनस पे और स्पीशीज पे। वायरस वाज ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर शेड प्रॉपर्टीज। वायरस जो हैं उनको हम ग्रुप शेड प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप बना देते हैं उनके। एंड द टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फॉर्मिंग द जीनोम, और जैसे जैसे वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं इस बेसिस पे भी उनको ग्रुप बना दिया जाता है। लेटर द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, उसने क्या किया था, बाद में वो बनी थी ICTV, इंटरनेशनल कमेटी फॉर टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये बाद में कमेटी बनी, तो इस कमेटी ने जो क्लासिफिकेशन की आइए वो पढ़ते हैं ICTV क्लासिफिकेशन। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस बिगन टू एडवाइज एंड इम्प्लीमेंट रूल फॉर द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस अर्ली इन द 1990s एन एफर्ट दैट कंटिन्यूज टू प्रेजेंट 90। तो 1990 के अंदर जो ये कमेटी थी ICTV की, इसने क्या किया था, एडवाइस देना और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। फिर उसी ने नामों के लिहाज से क्लासिफिकेशन की 1990 में, जो कि आज तक जारी है, आज तक वही लागू है। द सिस्टम शेयर मैनी फीचर्स विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन आती है सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सच एज अ टैक्सोन स्ट्रक्चर। वायरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट एट द लेवल ऑफ द बॉर्डर ऑर्डर एंड फॉलो एज थस विद द टैक्सोन सफिक्सेस गिवन इट्स इटैलिक्स। तो ये आपको पता चलेगा ऑर्डर इसकी क्या हुई, वायरल, फैमिली विरिडाई, सब क्लास विरिनाई, जीनस वायरस। ये क्या है, उसकी ICTV की क्लासिफिकेशंस हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं कि अभी तक कितनी क्लासिफिकेशंस बनी है। सो फार 6 ऑर्डर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ICTV। नो नेम ऑफ द ऑर्डर्स एंड फैमिलीज आर इटैलिसाइज्ड। स्पीशीज नेम जनरली टेक द फ्रॉम द डिजीज वायरस। हम लोग इसमें करते क्या है कि हमने अभी तक 6 ऑर्डर बनाए हैं, ठीक है जी, ये जो नाम होते हैं इनके नाम वो बनाए हैं, और ये देखा गया है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया वो डिजीज़ कौन सी कॉज करते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंस दैट द वायरस फैमिलीज कंटेन विद इन अ सिंगल ऑर्डर हैविंग मोस्ट लाइकली इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको इस्टेब्लिश करना, इसका ऑर्डर बनाना, ये इस चीज़ पे बेस करता है कि जो वायरस की फैमिलीज़ हैं जो कि बहुत देर से हमें मिलने की कोशिश कर रहे हैं, विद इन अ सिंगल ऑर्डर हैव मोस्टली लाइकली इन्वॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। और ये एक ही एंसेस्टर से बने हुए हैं, लेकिन इनमें जो फैमिलीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो पहला है कोडा वायरेल, दे आर टेल्ड DS-DNA बैक्टीरियोफेजिस। आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेते हैं।
ICTV, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये जो क्लासिफिकेशन करती है, 6 क्लासिफिकेशन इसने की है। नंबर 1 क्लोडा कोडोवायरल्स, दे आर टेल्ड DSDNA ग्रुप 1 बैक्टीरियोफेज। इसमें कौन से आते हैं? DSDNA वायरल्स बैक्टीरियोफेज, सॉरी। नेक्स्ट है हर्पीज वायरल्स, इसमें DSDNA यूक्रियोट्स वायरस आते हैं। हर्पीज वायरल्स, इसमें आते हैं यूक्रियोट्स DSDNA वायरसेस। थर्ड है मोनोनेगा वायरल्स, इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं टू इंक्लूड द नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड SSRNA, नॉन सेगमेंटेड SSRNA प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। थर्ड है निडोवायरल्स, इसमें कौन से आते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रैंड SSRNA वायरस विद वर्टिब्रेट होस्ट। अच्छा, ये वाला जो था ना, ये नेगेटिव था, नेगेटिव, ठीक है जी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव SSRNA वायरसेस। नंबर 5 में आता है पिकोरना वायरल्स, पिकोरना वायरल्स, इसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड SSRNA वायरसेस आते हैं जो कि प्लांट, इंसेक्ट्स और एनिमल होस्ट से होते हैं। पॉजिटिव SSRNA प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट होस्ट वायरसेस, ये वर्टिब्रेट वायरसेस, ठीक है जी। और लास्ट पे हमारे पास आता है टाइमोवरेल, टाइमोवरेल, टाइमोवायरल्स, इसमें आता है पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं आता इसमें, एसएसआरएनए वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी 6 क्लासेस के नाम हैं और कौन कौन से इसमें आ रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है जी।
तो इसको अगर हम पढ़ेंगे, ये है DS DNA, डबल स्ट्रैंड DNA, DS DNA, SS सिंगल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ICTV की क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं। इसमें ICTV क्लासिफिकेशन लास्ट पे लिखा हुआ है, करंटली मतलब 2009 तक जो है 6 ऑर्डर, 87 फैमिलीज, 19 सब फैमिलीज, 348 जेनेरा एंड 2288 स्पीशीज ऑफ वायरस हैव बीन डिफाइंड। अभी तक 2288 स्पीशीज जो है वायरस की डिफाइन हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद ये ICTV जो है ये क्योंकि पुरानी हो गई, फिर एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट थे डेविड बाल्टीमोर, उन्होंने अलग से क्लासिफिकेशन दी जिसको बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? ICTV क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम इन मॉडर्न वायरस क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बाल्टीमोर की, उसको ICTV के साथ मिलाकर ही पढ़ा जाता है। The Baltimore classification of viruses must generate mRNA from their genome to produce protein and replicate is based on the mechanism of mRNA production। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो mRNA है वो जीनोम्स को जो बनाता है अपने प्रोटीन से और रेप्लिकेट करता है, ये ही इसकी मैकेनिज्म ऑफ mRNA प्रोडक्शन है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिफाइंड इन 1971 और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन 1971 में डिफाइन की गई। आ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट प्लेस वायरसेस इनटू वन ऑफ द 7 ग्रुप, और इसने जो है वो 7 ग्रुप को डिफाइन किया। नंबर 1 DS-DNA वायरस, नंबर 2 SS-DNA वायरसेस, नंबर 3 DS-DNA वायरसेस, नंबर 4 SS पॉजिटिव RNA वायरसेस, नंबर 5 नेगेटिव SS RNA वायरसेस, फिर SS-RNA RT वायरसेस, और लास्ट पेज नंबर 7 है DS-DNA RT वायरसेस। अगर हम इसको मैं सिंपली अगर आपको बताना चाहूँ और अगर आप इसको आसान अल्फाज में अगर याद करना चाहो, तो आपने याद रखना है सबसे पहले है DS डबल स्ट्रैंड DNA, फिर SS सिंगल स्ट्रैंड DNA। ठीक है जी, पहला क्या है DS-DNA, दूसरा SS-DNA, तीसरा है DS डबल स्ट्रैंड RNA, फिर है सिंगल स्ट्रैंड RNA। अच्छा, अब यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड RNA की 2 टाइप्स हो गई, पॉजिटिव और सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव RNA। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है? DS-DNA RT और DS-DNA DS-RNA RT। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 7 की 7 कंप्लीट। डबल स्ट्रैंड DNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA पॉजिटिव, सिंगल स्ट्रैंड RNA नेगेटिव, DS-DNA RT, SS-RNA RT। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? DS-DNA में आता है एडिनो वायरसेस, हर्पीज वायरसेस, पॉक्स वायरसेस, इसमें आता है एडिनो वायरसेस। SS-DNA में कौन सा आता है? पार्वो वायरसेस, पार्वो।
DS RNA में कौन सा आता है? रियोवायरसिस। और पॉजिटिव में आता है पिक्नोवायरसिस। इसमें रियोवायरसिस, इसमें पिक्रोवायरसिस। और नेगेटिव SS RNA में कौन सा आता है? रैप्डोवायरसिस। SS RNA RT में कौन सा आता है? रिट्रो। और DS DNA RT में हेपेडना। ठीक है जी, ये हमारा हो गया बाल्टीमोर क्लासिफिकेशंस की नाम। DNA viruses, for most detail on the topic, see DNA viruses. Group 1 viruses possess double stranded DNA. Group 2 viruses possess single stranded DNA viruses. For more detail in this topic, RNA viruses. Group 3 viruses possess double stranded RNA genome. These genomes are always segmented. तो वो ये कह रहा है ग्रुप 3 जो है इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA होता है और ये जो जिनोम है ऑलवेज सेगमेंटेड होगा। इसका जो डबल स्टैंडर्ड का जो जिनोम होगा वो ऑलवेज सेगमेंटेड होगा। ग्रुप 4 में वायरसेस पोसेस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पिक्रो वायरसेस इसकी एग्जांपल है। मैनी वेल नोन वायरसेस आर फाउंड इन दिस ग्रुप। और बहुत सारे अहम जो वायरसेस हैं वो इस ग्रुप में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द पिकोरना वायरस वगैरह। ठीक है जी, पिकोरना वायरस। ग्रुप 5 में वायरस पोसेस नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस रैप्डो वायरसेस हैं। ठीक है जी, फिर उसमें आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस। ये आरटी का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हमारे पास दो हैं, DS DNA RT, SS RNA RT। तो ग्रुप 6 क्या है? वायरसेस प्रोसेस सिंगल स्ट्रैंड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका एग्जांपल है रिट्रोवायरसेस। और इसमें HIV का भी मेंबर है ये। ठीक है जी, HIV भी इसमें आता है। और लास्ट ग्रुप है हमारा नंबर 7 डबल स्ट्रैंडेड DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है जी, इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, हर्पीज वेरिडाई वगैरह। We said we in the group 1 of the Baltimore classification because the DS DNA does not use reverse transcriptase. अच्छा, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या है? The key enzyme that retrovirus is used to translate RNA into DNA. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है RT एक एंजाइम है जो RNA को कॉपी करता है। कहाँ से? DNA से। DNA से जो कॉपी तैयार होती है RNA की वो कौन करवाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, नीचे H1N1 जो इन्फ्लुएंजा आया था उसकी उन्होंने कुछ सिम्टम्स और चीज़ें बताई हुई हैं। तो हमारा ये वायरस चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज अल्लाह हाफिज़।